नमस्कार श्यामगिरी, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में दर्शकों का स्वागत है। मोदी की छुट्टी कर दिया अमेरिका के अखबार ने कि आरएसएस और मोदी मिल करके भारत के अंदर लोकतंत्र को कैसे खत्म करके और हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत 10 साल से यह काम किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सत्ता आने के बाद मोहन भागवत ने जो अपनी पैठ जगह जगह बनाई है, द न्यूयॉर्क टाइम ने इस बात का खुलासा कर दिया। मैं आप दर्शकों को द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे फ्रंट पेज पर और बाकी के पेजों पूरे अखबार या भरे हुए आप दर्शक इसे देख सकते हैं। यह दर्शक आप देखेंगे तो आरएसएस का कैसे पूरा काला चिट्ठा इसमें उजागर हो रहा है तस्वीरों के साथ। और दूसरी चीज, इसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं और अलग अलग देशों में भी आरएसएस अपनी पैठ बना रहा है और भारत के हर क्षेत्र में आरएसएस पैर पसार चुका है। अब दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जेफरी एप्स्टीन फाइल को लेकर के हमारे देश के अंदर कुछ नेताओं के और उद्योगपतियों के नाम उजागर होने की बात कही जा रही थी और नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आए थे, तस्वीर नहीं आए, आने वाले वक्त में उसके भी दर्शन आप देशवासियों को होंगे, चिंता मत कीजिए। और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था पहलगाम पर, उस पर अमेरिका की सरकार ने आधिकारिक मोहर लगा दिया है कि अमेरिका के हस्तक्षेप से ही सीज फायर हुआ था और मोदी सरकार की हिम्मत नहीं है। दूसरी तरफ पूरे विश्व में द न्यूयॉर्क टाइम के यह छपे लेख, रिपोर्ट छपी, बड़ी सर्च करके, बड़ी विस्तार पूर्वक इस रिपोर्ट को तैयार करके सबूतों के आधार पर पूरी डिटेल में नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के द्वारा चलाए जा रहे आरएसएस संगठन का इसमें जिक्र किया गया है। इसमें यह भी जिक्र है कि 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने तकरीबन $13 ट्रिलियन देश के 3 साल की जीडीपी के पैसे को खर्च किया है। यह हमारे देश में भी एक रिपोर्ट कहती है, यानी कि इस देश के इतिहास को मिटाया जा रहा है और इसे हिंदू राष्ट्र, नफरत फैलाने की लोकतांत्रिक जो देश है हमारा, जो माना जाता था आज तक, उसे समाप्त और खत्म करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की मिलीजुली गतिविधियों से इसे पूरा किया जा रहा है और बहुत आगे तक यह लोग निकल चुके हैं। वह तो कभी कभी जनता सड़क पर आ जाती है तो इनको पैर खींचने पड़ते हैं, जैसे अरावली को लेकर के, कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के, चाहे बाकी और चीजों को लेकर के, लेकिन यह एक कदम पीछे करते हैं तो 4 कदम आगे अंदर अंदर यह पैठ बनाए जा रहे हैं। इस ग्राफ के बाद में, इस रिपोर्ट के बाद में एक बात और खुल करके सामने आ गई है कि इस देश में एक तरह से अघोषित आपातकाल लग चुका है, यानी यह सरकार अब बहुत घातक हो गई है, साबित हो रही है इस देश के लिए। और नरेंद्र मोदी सरकार हटने के बाद भी आरएसएस की जो पैठ शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी चीजों में जो पैठ बना लिया है आरएसएस, उसे खत्म करने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा, इतना आसान नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी सरकार पास अगर 2029 तक रह गई तो इस रिपोर्ट के अनुसार यह देश आरएसएस का गुलाम बन जाएगा। और एक बार फिर इस रिपोर्ट को आप दर्शक जरूर देखिए, अगर देख पा रहे हैं तो मैं आप दर्शकों को यह दिखाना चाहूंगा कि देखिए, यह रिपोर्ट जो पूरे विश्व में छपा हुआ है, आरएसएस के कारनामे
एकदम क्लियर इसमें तस्वीरों के साथ दिए गए हैं। अब यह कहा जा रहा है कि मोदी के विकल्प के तौर पर मोदी का स्थान योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। बुलडोजर बाबा के नाम से पूरे देश में विख्यात हो गए हैं और उनके बुलडोजर जिस तरह से दलित, वंचित और अल्पसंख्यक पर चले हैं, उस फार्मूले को महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक अपनाया जा रहा है। यानी कि यह बुलडोजर जो चल रहा है और लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, यह एक सोची समझी रणनीति के तहत किए जा रहे हैं। लोगों को प्रताड़ित करने के लिए यह किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। यानी कि जमीन सरकार की नहीं है, लेकिन अड़ंगा लगा करके सरकार का बता करके तोड़ा फोड़ा जा रहा है। आप दर्शक याद कीजिए, वक्फ बोर्ड कानून जरूर याद कीजिए। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 जो आया था, वह क्यों आया था? 99 लाख एकड़ जमीन मुस्लिम वर्ग के थे, कब्रिस्तान, मदरसे, मस्जिद, कई चीजें थे वक्फ बोर्ड के। इस सरकार की नजर उस पर थी। बिल पास अभी नहीं हुआ था, लेकिन विधेयक पास हुआ था और राष्ट्रपति का सिग्नेचर अभी हुआ ही नहीं था, राज्यसभा में पास ही नहीं हुआ था। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में उसकी जांच शुरू कर दी, कहां कहां वक्फ का जमीन है, नाप तौल सब शुरू हो गया था और उसे सबको खाली कराने का, बुलडोजर चलाने का प्लान था। वह तो सौभाग्य सुप्रीम कोर्ट का था कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी उस पर राहत दे दी, और उस समय सूर्यकांत रहे होते शायद तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं जानता कि यह क्या फैसला देते, इनके जो स्वभाव है उसके हिसाब से। ऐसे में न्यायपालिका भी सवालों के घेरे में है। अब दूसरी चीज कि एक एक राज्य देश के अंदर यह सरकार या यह पार्टी जीतने की कोशिश कर रही है। अब एक बात तो आप समझ जाइए कि आरएसएस और भाजपा एक ही है। मैं बार बार आप दर्शकों को कहता हूं, गुमराह करने के लिए यह लोगों को अलग अलग करते हैं। और जब मोहन भागवत ने देख लिया कि मोदी का ठिकाना नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि अल्पमत में है सरकार गिर जाए, जिस तरह से गतिविधियां चल रही है, तो शरद पवार उद्धव ठाकरे पे जो डोरे डाले जा रहे थे अडानी के द्वारा, वो तो डाले ही जा रहे हैं। मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल में बयान दिया, कहा कि हम तो इस देश को हिंदू राष्ट्र मान ही चुके हैं, हम तो हिंदू राष्ट्र मानते हैं, कोई आधिकारिक तौर पे ऐलान हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। उसके दूसरे ही दिन से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले तोड़फोड़ शुरू कर दिए और क्रिसमस नहीं मनाने दिए, लोगों को साथ मारपीट हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ाने के लिए मजबूर किया गया, सारी चीजें हुई। तो आप दर्शक समझ जाइए कि राहुल गांधी की एक एक बातें कैसे सच होती जा रही है। उन्होंने कहा था कि मोदी और भागवत की जोड़ी यह इस देश पर कब्जा कर रही है और लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है, और हर संभव प्रयास किया गया, संविधान का अपमान किया गया, लोकतंत्र कहीं भी नजर नहीं आता, चाहे न्याय में नजर नहीं आता, चाहे सरकार में या संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग, और कैसे लोग बैठाए जा रहे हैं, कैसे कैसे कानून पास किए जा रहे हैं। आप दर्शक इस पर भी तो नजर रखिए कि आज चुनाव आयोग क्या कर रहा है, चुनाव आयोग किस तरह की गतिविधि कर रहा है, क्या वह न्याय कर रहा है, वह पारदर्शी तरीके से चुनाव कर रहा है? नहीं, भारी मात्रा में धांधलीबाजी चल रही है। जहां एक वोट नहीं मिल रहा है वहां पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है भाजपा की, और कानूनी तौर पर डकैती करके और सरकार बन रही है चुनाव आयोग के द्वारा, एसआईआर किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर विपक्ष को वोट मिल रहे हैं तो सोचिए कि विपक्ष को उसका कई गुना वोट मिल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त कर देगा। लेकिन वोट चोरी से सत्ता में आ रहे हैं यह लोग। अमेरिका ने बहुत कुछ छापा, और अमेरिका ने छापने के बाद आरएसएस और मोदी की जो पोल खोली है, तो अब मोदी विदेश में, किसी भी देश में जाकर के चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचे हैं।
इस रिपोर्ट के बाद, इस रिपोर्ट के बाद चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हैं। अब इस देश को एक लोकतांत्रिक देश कहा जाता था, हमारे देश को, जिसकी सारी पोल आरएसएस का और इसका अमेरिका ने खोल दिया। तो इस वक्त ट्रंप है। ट्रंप ने एक बात कही थी कि मैं जब चाहूं तो नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कैरियर खत्म कर सकता हूं। इस रिपोर्ट के आने के बाद जब इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो आगे ट्रंप क्या क्या फैसले लेंगे, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज, 31 दिसंबर नरेंद्र मोदी के लिए 31 दिसंबर के बाद 2026 का नया साल कैसा होगा यह वक्त बताएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाकर के जो फाइलों में हस्ताक्षर करके आए थे वह 31 दिसंबर तक ही लागू करना था। नए साल में ट्रंप अपना खेल दिखाएंगे। तो जो कह रहे थे कि मैं राजनीति खत्म कर सकता हूं, तो अब सोचिए कि जब आरएसएस का काला चिट्ठा देश के सामने आ गया कि लोकतंत्र को खत्म कर रहा है वह, और मोदी के सह से अब पैसे सरकार खर्च कर रही है, 10 सालों में देश के 3 साल की जीडीपी खर्च की गई है नफरत फैलाने में, तो आरएसएस वाले जो नाम बदल करके अमेरिका में रहते हैं या दूसरे देशों में, वहां पर उन लोगों के लिए भी संकट आने वाला है। और नरेंद्र मोदी के लिए जेफरी एप्स्टीन फाइल का क्या क्या आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन आरएसएस के साथ मिलकर देश के साथ कहीं ना कहीं यह गद्दारी की जा रही है और देश को गुलाम बनाने का पूरा षड्यंत्र है। ऐसे लोगों को ही राहुल गांधी देशद्रोही कहते हैं। लेकिन इस सरकार के खिलाफ अगर कोई बोले तो यह सरकार लोगों को देशद्रोह के मुकदमे में जेल में डाल देती है। सोनम वांगचुक उसके जीते जागते सबूत हैं। ऐसे में हम इस विदेश नीति पर, अमेरिका की, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन 5 ऐसे अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है, जो इस सरकार की सांस फूल रही है। पहला कि एसआईआर के विरोध में भाजपा क्यों, एसआईआर का विरोध भाजपा क्यों करने लगी। भाजपा के कुछ नेता एसआईआर का विरोध करने लगे हैं, जैसा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, लग रहा है कि दांव उल्टा पड़ा है, इसलिए रोना पिटना शुरू हो गया है। और दूसरा, असम से लेकर बंगाल तक मोदी की नींद उड़ा दिया है, एसआईआर भी काम नहीं आ रहा है। पहले हम एसआईआर के विरोध या भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों करने लगे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 करोड़ वोट के कटने की पुष्टि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी कि 4 करोड़ वोट कटे हैं और 85% भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि शहरी विकास के वोट ज्यादा कटे थे, और 15% विपक्ष के लोगों के हैं। यानी कि 85% वोट कटना यानी कि बहुत संकट वाली परिस्थिति थी। और यह 4 करोड़ लोग 2024 लोकसभा चुनाव में वोट दिए हैं। 4 करोड़ या वोट दिए थे तब 33 सीट आ गई थी, और 4 करोड़ वोट कट जाएंगे तब तो ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी 40-50 सीटों पर विधानसभा में सिमट जाए। 403 विधानसभा की सीट है उत्तर प्रदेश। ऐसे में 1 महीना का वक्त चुनाव आयोग और बढ़ा देता है एसआईआर का, उत्तर प्रदेश का। बिहार का तो नहीं बढ़ाया था, बाकी के राज्यों का तो 1-1 महीना नहीं बढ़ाया, उत्तर प्रदेश का बढ़ाया, लेकिन फिर भी 3 करोड़ वोट कट गए। लेकिन प्लस पॉइंट रहा कि तकरीबन 1 करोड़ वोट के आसपास डुप्लीकेट वोटर पैदा कर दिए गए। अब देखना यह किसका डुप्लीकेट वोटर है और किसका वो है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अब यह लग रहा है, नेताओं को, जो वहां के नेता हैं, लोकल के हैं, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं या पश्चिम बंगाल में जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब उन लोगों का सोचना है कि वोट कट गए हैं तो हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हम कैसे चुनाव जीतेंगे। तो वह एसआईआर का विरोध करने लगे। उनकी जांच पड़ताल में जैसे लग रहा है कि भाजपा को ज्यादा नुकसान होगा इस एसआईआर से।
तो वह विरोध करने लगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तो नफरत फैला रही थी घुसपैठियों की, बाकी चीजों की, लेकिन एसआईआर के तहत ममता बनर्जी और उनकी टीम इतनी एक्टिव रही, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की, कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की चल नहीं पाई। हालांकि पश्चिम बंगाल को लेकर के ही जो भारतीय जनता पार्टी का पुलिंग बूथ एजेंट नहीं था, तो चुनाव आयोग ने नियम और कानून ही बदल दिया कि आप कहीं से भी ले आकर के पुलिंग बूथ एजेंट रख सकते हैं। दूसरे राज्य के को भी आप पश्चिम बंगाल में पुलिंग बूथ एजेंट बना सकते हैं। यह भाजपा के लिए नियम बदला गया था, क्योंकि जो एसआईआर चल रहा था वह एसआईआर तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी जैसे जगहों पर भी चल रहा था। वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है, तो आरएसएस वाले जगह जगह जा करके, आरएसएस वाले ही पन्ना प्रमुख कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, यह लोग गए। लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल और यूपी में तो आरएसएस का गढ़ है, पश्चिम बंगाल में भी आरएसएस है, लेकिन यह मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। जब नहीं हो पाए तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में रोना पिटना एसआईआर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का शुरू हो चुका है। अब दूसरी तरफ नीतीश पलटी मारेंगे क्या? नीतीश पलटी मारेंगे क्या? आरजेडी के दफ्तर क्यों गए? अब नीतीश आरजेडी के दफ्तर चले गए, मोदी के लिए तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। फिर अब नीतीश कुमार के मन में आया या तो कोई खुरपात हो और या तो सोची समझी रणनीति के तहत कुछ संकेत देना हो। नीतीश कुमार अचानक अपनी गाड़ी को आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो आरजेडी राजद है, उसके प्रदेश कार्यालय के अंदर एंट्री करा दिए, अंदर चले गए और गए तो वहां उनका स्वागत होने लगा लालू प्रसाद यादव के दफ्तर में, आरजेडी दफ्तर में। और स्वागत होने लगा तो उसके बाद निरीक्षण करने लगे, हालचाल पूछने लगे और सब देखो करके उसके बाद नीतीश कुमार वहां से निकले। नीतीश कुमार जैसे ही पहुंचे तो क्यों पहुंचे, और नीतीश कुमार के पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो जैसे 440 वाट का झटका लग गया। पटना से लेकर के दिल्ली तक हड़कंप मच गया अचानक कि नीतीश कुमार क्यों गए। कहीं ऐसा तो नहीं वहां से निकल रहे अब राज्यपाल के पास जाएंगे कि भैया ये दूसरी लिस्ट लो, हम फिर से 11वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने राजनीति के अंदर आरजेडी दफ्तर में जाकर के एक हलचल तो मचा दिया और संदेश भी मोदी सरकार को दे दिया। अब यह रिपोर्ट जो अमेरिका की आई है, अमेरिका की इस रिपोर्ट को आने के बाद जो पूरे विश्व में आज चर्चा का विषय बन गया है, इस रिपोर्ट के आने के बाद अभी तक एनडीए गठबंधन के किसी का टिप्पणी नहीं आया, लेकिन भाजपा और आरएसएस यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, इज्जत तो उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसकी इज्जत ही ना हो उसके कोई बेइज्जत क्या करेगा। यह कहावत है ना, गांव देहातों में कहते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि इज्जत उसकी उतारी जाती है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसकी इज्जत ही नहीं है उसकी इज्जत क्या उतारेंगे। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह सरकार में बैठे लोग जिस तरह महिलाओं के साथ, जिस तरह दलितों के साथ, जिस तरह अति पिछड़ों के साथ, जिस तरह से बेरोजगारों के साथ, जिस तरह से मजदूरों के साथ, जिस तरह से किसानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह से करते हैं, यही लोग करते हैं ना, तो इन लोगों की कोई इज्जत है क्या? क्या इज्जत है? सत्ता में बैठ करके अपने ही देश को लोगों के साथ नफरत का बीज बो रहे हैं। और इस बात की पुष्टि दूसरा देश पूरे तथ्य और सबूतों के साथ कर रहा है और कहते हैं कि हमें बदनाम करने की कोशिश। अरे इज्जत ही कहां है कि बदनाम करेगा कोई? जो सच है वही तो कह रहा है।
अब इसके दो परिणाम कि द न्यूयॉर्क टाइम जो विश्व का प्रतिष्ठित अखबार है, जो किसी की नहीं सुनता है, जो ट्रंप का भी नहीं सुनता है, जो विश्व का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति है उसका भी नहीं सुनता है, उसके भी खुलासे करता है, उसे नरेंद्र मोदी और आरएसएस के कहने पर नकारा नहीं जा सकता, पहली चीज। और दूसरा, विश्वास न करे उस अखबार के इस रिपोर्ट पर, ऐसा कोई तथ्य है ही नहीं जिसके वजह से विश्वास न करे, उस पर विश्वास करने के लिए मजबूर है इंसान। और अब उस रिपोर्ट के आने के बाद जो विस्तार से फर्स्ट पेज पर और अंदर के पेज पर ही बड़ी प्राथमिकता से छपा है तस्वीरों के साथ, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि मोदी और भागवत मिलजुल करके इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और बहुत भारी मात्रा में पैसे उस पर खर्च किए जा रहे हैं नफरत फैलाने के लिए देश में। या मैं नहीं, द न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है। अंधभक्तों को भी शायद मिर्ची लग सकती है, लगे, लेकिन अब इस देश के लोकतंत्र को लेकर के जो कांग्रेस या राहुल गांधी जो बार बार कह रहे थे और लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ने की बात कर रहे थे, सड़क पर उतर रहे थे, जिसे यह लोग पप्पू कह रहे थे, अब राहुल गांधी की एक एक बातें सब सच हो गई। अंत में जब जिस दिन कांग्रेस का नया दफ्तर बन करके तैयार हुआ था दिल्ली के अंदर, इंदिरा आवास, उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि हमें सिर्फ इस सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, हमें इस देश के लोकतंत्र और संविधान को भी बचाना है जिस पर आरएसएस का पूरा कब्जा हो चुका है और मोदी सरकार जो नफरत फैला रही है, इससे भी लड़ाई हमारी अब इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। जिस संविधान को लेकर के राहुल गांधी चलते रहे और जिस संविधान को दिखा करके 2024 का चुनाव लड़ा गया, यही भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे लगा रही थी और कह रही थी कि 400 पार आने के बाद में इसके नेता कह रहे थे ऑन रिकॉर्ड कि हम संविधान को बदलेंगे इसलिए 400 पार चाहिए, तो 240 पर आ गए। और अब जब यह रिपोर्ट आई है, यह जानते थे कि रिपोर्ट आएगी, इसीलिए एसआईआर यह लोग करा रहे थे। अब चुनाव आयोग का क्या हिसाब करना है वह देश की जनता जाने, लेकिन अब अगर विपक्ष एक नहीं हुआ और एकजुट होकर के अगर इसे नहीं किया तो इन लोगों का नेता कहलाने के लायक यह नहीं बचेंगे। यह स्वार्थी और बिकाऊ लोग हैं जो अपनी अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। इस देश की जनता, भोली भाली जनता को बेवकूफ बना करके वोट सिर्फ ले रहे हैं कि हम इससे उससे ये वो कर करके, लेकिन इस देश को गुलाम बना रहे हैं। या जो आने वाले वक्त में हमारी जो दूसरी पीढ़ियां आएंगी, बच्चे हमारे जो भविष्य है इस देश के, उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इस गुलामी की, और इस कहर से उन्हें गुजरना पड़ेगा। जो दीमक की तरह इस देश को यह लोग चाट रहे हैं और गुलाम बना रहे हैं। आरएसएस को लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेटर जो जारी किया था, कई बार कार्यक्रमों में आप दर्शकों को मैंने बताया है कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई हाथ नहीं था, आरएसएस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थी, यानी कि आजादी के पक्ष में नहीं था आरएसएस। और अब इस देश को फिर एक बार यह लोग अब अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, नफरत बीज बोना, फिर वैसे ही जैसे जात पात हमारे देश से खत्म हो गया था, फिर एक बार वह स्थितियां लाना चाहते हैं कि पिछड़ी, दलित या अति पिछड़े या अल्पसंख्यक के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ठाकुर और ब्राह्मणों के हाथ में यह देश होगा और उनके सामने चप्पल पहन के नहीं जा सकते, आप पैसे नहीं मांग सकते, कुछ नहीं कर सकते, जो टुकड़ा फेंकेंगे उसी पर पलना पड़ेगा। यह हालात यह पैदा करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, इसलिए इन्हें चाहिए, इसीलिए अलग अलग वर्गों के साथ अत्याचार भी यह करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह द न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार के से भी यह इस बात का खुलासा हो रहा है। और तू बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, जिस योगी आदित्यनाथ को लेकर के बार बार यह चलता है कि योगी को हटाएंगे, मोदी हटाना चाहते हैं, भागवत बचा रहे, यह सब एक दिखावा है।
अंदर से सब एक ही है। योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी बहुत कुछ द न्यूयॉर्क टाइम में छपा है। अब ऐसे में शरद पवार और उद्धव ठाकरे मोदी को ठेंगा दिखाएंगे या मोदी के साथ जाएंगे। अब जो तस्वीर आई थी उद्धव शरद पवार को लेकर के और उनके एक ट्रस्ट में कहा जा रहा है कि गौतम अडानी 25 करोड़ रुपए दिए, क्यों दिए? क्या वह आ रहे हैं भाजपा के साथ में आने के लिए? अब जिस शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, जिस उद्धव ठाकरे की सरकार को, चलती हुई सरकार को गिरा दिया, अब जब यह सब कुछ जानने के बाद कि चुनाव मैनेज हो रहा है, पार्टी को तोड़ दिया, उनके पिता की विरासत बनाई हुई पार्टी को छीन लिया, क्या उद्धव ठाकरे उसी के साथ जाएंगे? तो क्या जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हमारे साथ सिंपैथियां लेना चाहते हैं, जनता का वोट लेना चाहते हैं और सांसद चुन करके आ जाते हैं, बाद में उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? या शरद पवार की भी पार्टी को तो भाजपा ने ही तोड़ा, तो भाजपा के साथ फिर जाएंगे शरद पवार? क्या भाजपा नहीं तोड़ पाई तो अडानी के जरिए ही लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और नहीं की जा रही है? तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मोदी, राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस से क्यों मिले थे? ऐसी क्या बात हो गई कि मोदी को गए? इतना दयालु तो मोदी नहीं है, बगैर मतलब के किसी के पास चल जाए, बगैर मतलब के तो उनके मुंह से हंसी नहीं निकलती। तो यह एक सवाल है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे अब इस देश को ठेंगा दिखाएंगे, गुलाम बनाएंगे इस देश को, या इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, और यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने तो इस सरकार के होश को उड़ा दिया है, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। आरजेडी के दफ्तर जाकर के बहुत कुछ संकेत दे दिया है कि भैया क्या नाम है कि हम तुझे उखाड़ के फेंक भी सकते हैं, लेकिन कब तक ऐसे ही गिदर बबकी चलती रहेगी, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, अजीत पवार ने एनडीए को से अलग हो गए बीएमसी चुनाव में। वह एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीएमसी का जो 15 तारीख को चुनाव होने वाला है उसमें एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, अलग हो गए वो लोग, अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे। और अलग होकर के चुनाव लड़के अब एक साथ आ जाएंगे या साथ छोड़ देंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन अब इस देश के अंदर एक नया भूचाल कल से आने वाला है। अमेरिका और कौन कौन सा तस्वीर उजागर करने वाला है? क्या ट्रंप जेफरी एप्स्टीन फाइल की भी तस्वीर भारत के उन लोगों का जिनका नाम आ रहा था उजागर करेंगे? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा और इस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि अब वक्त इस देश को, लोकतंत्र को बचाने की है। और 5 जनवरी से कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की, और चुनाव आयोग के खिलाफ। उसके सपोर्ट में कौन कौन से राजनीतिक दल आएंगे, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, और जनता उसको किस तरह से लेती है इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अमेरिका ने यह दिखा दिया कि अब अगर खड़े नहीं हुए तो फिर किसी लायक यह देश बचेगा नहीं। बोलने की आजादी, कुछ करने की आजादी, जो संविधान हक देता है, लोकतंत्र देता है, सब कुछ छिन जाएगा और अपने ही देश में यह देश के लोग गुलाम बन के रह जाएंगे। अंधभक्तों को भी उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा और उसका गुनाहगार यह पूरा देश होगा। या राजनीतिक दलें तो होंगे ही, इस देश के लोग भी होंगे, क्योंकि इस देश के लोगों ने ही ऐसी सरकार भी चुनी थी। और आरएसएस का जहरीलापन अब देश के सामने आधिकारिक तौर पर विश्व स्तर पर आ गया है। तो इंतजार कीजिए, वक्त बलवान है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इसी के साथ आप दर्शकों से याद चाहूंगा, इसीलिए मैंने कहा कि मोदी की छुट्टी कर दिया अमेरिका के अखबार ने। मोदी और भागवत का चेहरा उजागर हो गया। $13 ट्रिलियन, आप सोचिए 3 साल 4 साल का देश की जीडीपी का पैसा
खत्म कर दिया गया नफरत फैलाने के लिए। मैं बार बार अपने खबरों में सब कुछ कहते रहता था, लेकिन आप दर्शक कहते थे कब गिरेगी, क्या होगा। मैं क्या जानता हूं सरकार कब गिरेगी नहीं गिरेगी। मैं तो हालातों को बयान करता हूं, जो राजनीति में गतिविधियां चल रही है वही खबरें तो आप दर्शकों को बताता हूं। सरकार हम थोड़ी गिराएंगे और सरकार हम थोड़ी बनाने के लिए हम बैठे हुए हैं। हम तो खबरों को बताने के लिए बैठे हुए हैं। फैसला तो आप दर्शकों को करना है, आप ही लोगों ने तो वोट दिया है, आप ही लोगों ने तो सरकार चुना है। हम तो आप लोगों के साथ खड़े हैं कि आप लोगों के दर्द को बताते हैं और देश को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो अब देखिए, अमेरिका ने भी छाप दिया, तस्वीरों फोटो के साथ छाप दिया। जो दर्शक नहीं देख पाए, एक बार फिर वह तस्वीर मैं आप दर्शकों को दिखा दूं कि आप दर्शक देख लीजिए इसे फिर से। अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह चीजें छापी है और आरएसएस का पूरा संगठन और मोदी की पूरी तस्वीरों के साथ यह छापा है कि मिली जुली, और काफी पैसा सरकार हमारे देश का इसी पर खर्चा कर रही है। इसीलिए हर योजनाओं को भी बंद किया जा रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और अल्पसंख्यक, अति पिछड़े, दलित, यह जो नफरत फैलाया जा रहा है ना, एक सोची समझी रणनीति के तहत। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन आप दर्शकों को से यह गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अंधभक्ति छोड़ करके जमीन पर जरा उतर जाइए, वरना पैरों के नीचे जमीन भी नहीं बचेगी।